ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस कहानी में किसी व्यक्ति भावना या वास्तविकता को प्रकट नहीं किया गया है। अगर आप लोग 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। एपिसोड 11, अंदर से बंद खाली कमरा। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने ही लगे कि मेन गेट पर किसी ने सटकनी खड़काई। खट खट खट। मेन गेट पर खट खट सुनकर आशीष नीचे उतरे, बाकी सभी सीढ़ी पर ही रुक गए। कौन आया है अभी? आशीष आगे बढ़े तो देखा ये तो हेतराम था। अरे कहाँ थे बाबा हेतराम? घर की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हम न हो तो लेडीज इतना बड़ा घर संभालेंगी क्या? आशीष ने ऊंचे स्वर में कहा। इस पर हेतराम ने कुछ नहीं कहा। आशीष की तरफ देखा, अपने इक्का दुक्का दांत दिखाते हुए भीतर घुसा और अपने इकलौते हाथ के पंजे की तरफ नीली आंखों से इशारा कर दिया। हेतराम के दाएं हाथ की कानी उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली, एकदम आधार से कटी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पैर की उंगलियां कटी हुई थीं। अब ये कैसे हुआ? आशीष ने कटी उंगली देखते हुए कहा। अरे मालिक, दुर्घटना हो गई आज, हेतराम ने घबराते हुआ कहा। आशीष उसकी कटी हुई उंगली को, जिस पर पट्टी लगी हुई थी, बड़े गौर से देख रहे थे और उसकी तुलना पैरों की कई उंगलियों से कर रहे थे। कुछ तो समानता थी दोनों में, एकदम एक जैसे घाव लग रहे थे। खैर, अब चोट खाए 80 साल के वृद्ध से कोई क्या पूछे। तो आशीष ने हेतराम से आगे कुछ नहीं कहा, उल्टा उससे दवा और टीटनेस के इंजेक्शन के बारे में सहायता के लिए पूछा। पर हेतराम ने किसी भी सहायता के लिए इनकार कर दिया और बरामदे के बगल में बने अपने छोटे से कमरे में जाने लगा। आशीष और बाकी सदस्य भी सीढ़ियों पर चढ़ने ही लगे कि हेतराम ने नीचे से पगलेट वाली हंसी में आवाज लगा दी। पूजा और कथा सही से हो गई मालिक, लेकिन इस वाक्य ने सीढ़ी पर बढ़ रहे सदस्यों को फ्रीज कर दिया। सब वहीं खड़े रह गए, क्योंकि हेतराम सुबह नाश्ते के बाद से ही बाहर था। बीच में वो आया भी नहीं, तो उसे पूजा की जानकारी कहां से हुई? वैभव ने सीढ़ी से ही आवाज लगाए, का बोले बाबा, तुम्हें कैसे पता बा? इस पर हेतराम ने कुछ नहीं बोला, जो वो हमेशा करता था। रात के भोजन का टाइम भी हो ही रहा था, तो सभी आगे बढ़ते रहे और हेतराम को पगलेट मानकर अपने अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि आशीष के कमरे वाले कॉरिडोर में पहले वाले कमरे का ताला खुला हुआ दिखाई पड़ा। सब हैरान हो गए उसे देखकर। तुम खोली हो क्या अरु? वैभव ने अरुणिता से पूछा। नहीं जी, हम काहे खोलेंगे? चाबी कहाँ है हमारे पास जी? अरुणिता ने जवाब दिया। इस बीच इशारों में आशीष ने भी शिप्रा से यही सवाल पूछा और जवाब भी इशारों में ही मिल गया। बच्चों से तो किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसे खुले ताले वाले कमरे के सामने विचार विमर्श चल ही रहा था कि हेतराम सीधी चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। तब ही आशीष ने सवाल दाग दिया, हेतराम, ये ताला तुमने खोला है क्या? नहीं मालिक, मैंने नहीं खोला, मैं पागल थोड़े ही हूं। आप भी मत खोलिएगा, हेतराम ने आंखें बाहर निकलते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या है इस कमरे में? आशीष ने हेतराम के पास जाकर पूछा। ये सवाल पूछा तो आशीष ने था, पर प्रश्न ये सबके जहन में घूम रहा था। इस पर हेतराम एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा। सब उसे देखने लगे। आशीष ने यही प्रश्न फिर से पूछा और इस बार अपनी आवाज की वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दी। पर हेतराम तो हेतराम था, कुछ नहीं बोला, केवल हंसते रहा। तभी वैभव ने गुस्से में कहा, बाबा, तोह के इलाज चाहिएगा? इलाज होते ही बोले लग बा। वास्तव में हेतराम की हरकतें संदेहात्मक ही थीं। पूरे दिन अपने मोबाइल पर किसी आदमी से बातें करते रहता था। गायब हो जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाए, कहीं से भी उंगली कटवा कर आ जाए, और उसके बाद किसी भी सवाल का सीधा जवाब न देना। लेकिन वैभव के देसी अंदाज से हेतराम ने कुछ बोला। पहले तो हल्की आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन वैभव ने जब घूर के देखा तो सुनने योग्य तरंगदैर्घ्य उत्पन्न हुई। मालिक, बहुत सालों से ये कमरे बंद हैं, चूहे और गंदगी बहुत होगी, इसीलिए मैंने खोलने से मना किया आपको, हेतराम ने कहा। इतनी देर में आशीष ने सटकनी खोली और दरवाजे को खोलने के लिए धक्का मारा। पर यह क्या, दरवाजा तो अंदर से बंद था। वैभव ने हेतराम से दूर होते हुए
आशीष के साथ मिलकर धक्का लगाना शुरू किया। वो हेतराम की गंदगी वाली बात से संतुष्ट नहीं थे, तो वे कमरे के अंदर देखना चाहते थे। तब ही हेतराम ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मालिक, कई सालों से ऐसे ही बंद है, जाम हो गया है दरवाजा, कहाँ से खुलेगा। लेकिन आशीष और वैभव ने जैसे ही धक्का दिया उन्हें दरवाजे के दोनों पल्लों के बीच गैप से सटकनी अंदर से बंद दिखाई दी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आश्चर्य और हैरानी से ओत-प्रोत होकर, फेयरफुल फेस। अंदर से कोई दरवाजा क्यों बंद करेगा? कौन है इस दरवाजे के अंदर? आशीष ने आवाजें भी लगाईं, शायद कोई कमरे के अंदर हो, पर कोई आवाज नहीं आए। क्या सही में कोई बुरा साया है इस घर में? फ्लश्ड शिप्रा और अरुणिता तो बुरी तरह डर गई थीं, बच्चे भी भयभीत होकर अपनी माँओं से चिपके हुए थे। अब हेतराम का मुंह बिगड़ना शुरू हुआ, जैसे स्वरूप सदन का कोई राज खुलने ही वाला हो कि तभी मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। अरे कोई है! उद्धरण चिन्ह, आशीष भाई, आशीष। सबका ध्यान नीचे गया, ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। आशीष नीचे आए तो गेट पर खड़े थे उनके बेस्ट फ्रेंड, या बोल सकते हैं ब्रदर फ्रॉम अदर मदर, अभय शाही। अभय को देख आशीष खुशी से चिल्ला उठे, अभय भाई! तो सारे ही सदस्य नीचे आ गए, जैसे खुशी का नया संचार ही हो गया हो। अभय को इतनी दूर एक अनजान शहर में देखकर शायद आशीष से ज्यादा खुशी किसी को न हुई हो। हेतराम ने बड़ी चालाकी से उस खुले कमरे को पहले की तरह लॉक कर दिया। शायद ये दरवाज़ा उसके ही द्वारा खोला गया था, पर क्यों? ये अभी भी एक सवाल था। वो छुपा क्या रहा है, वो भी एक पहेली थी। अभय ने आते ही आशीष और सबसे नमस्कार किया, पर अगले ही क्षण कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आशीष और उसकी फैमिली घनघोर विस्मय में पड़ गई। कहाँ रूम ले लिए हो भाई? पूरे इटावा में कहीं और घर नहीं मिला क्या? इतनी एकांत जगह है, शहर में ले लेते। इस पर आशीष स्तब्ध रह गए और बोले, भाई जी आपने ही तो मैनेजर को ये एड्रेस दिया था ना? स्वरूप सदन, नौरंगाबाद कोठी का। आशीष ने अभय से कहा, अरे मेरे भाई, मैं तो आपके मैनेजर से अभी मिला हूँ, वो भी आपका एड्रेस जानने के लिए, क्योंकि आपका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा मेरी आखिर कॉल से ही। मैंने होटल की बुकिंग तो की थी, पर इस घर की जानकारी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है भाई, अभय ने आशीष से स्पष्ट रूप में कहा। फ़ोन न मिलने पर मुझे चिंता हो गई तो सोचा मिल ही लूँ आपसे, अभय ने कहा। आशीष अभय की बातें तो सुन रहे थे, पर उनके मन में मैनेजर की बातें और उन्हें आए कॉल के कॉलर का विचार घूम रहा था। आखिर अभय नहीं तो किसने इस घर का पता दिया था मैनेजर दत्ता को? कौन चाहता था कि मैं यहाँ रहूं? आशीष ने मन ही मन सोचा कि कल ही बैंक पहुंचकर मैनेजर से उस कॉलम के बारे में पूछूंगा। खैर, अब उस वीरान घर की रौनक बढ़ी थी, क्योंकि अभय के रूप में एक मेहमान जो उसमें रहने आया था। एपिसोड 12, डेड बॉडी का फोन कॉल। अभय शाही नए घर के पहले मेहमान थे। आशीष ने 2 कमरे लिए थे तो एक में उनको स्टे करवा दिए। वैभव और आशीष ने घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में अभय को बताया। अभय एक नास्तिक आदमी थे। उनकी नज़र में न तो भगवान का अस्तित्व था न ही शैतान का। अभय केवल कर्मों और विज्ञान पर आधारित ज्ञान को मानते थे। भाई, ये सब केवल मन का वहम होता है। सही कहूँ तो इतने लंबे सफ़र और नई जगह में रहने की घबराहट में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। भैया, वहम हम लोगों को होगा ना? यहाँ तो बाहर से आने वाले लोग भी इसके गवाह बन रहे हैं, शिप्रा ने अभय से कहा। हो सकता है भाभी, पर कुछ मजबूत सबूत तो होना चाहिए। केवल मोबाइल या पंखे को मानकर ये कैसे कह सकते हैं कि ये घर शापित है या यहाँ पर शैतान का वास है? अभय ने जवाब दिया। तो किसी तांत्रिक को बुलवाया जाए भाई, आशीष ने अभय से पूछा। आशीष भाई जी, मैं तांत्रिक विद्या में विश्वास नहीं करता, पर आप अपनी संतुष्टि के लिए ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद, अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो मैं अपने तरीके से इसका समाधान ढूंढूंगा। जितने भी दिन मैं यहाँ हूँ उतने दिन में, अभय ने सीधे सीधे जवाब आशीष को दिया। इस पर आशीष ने अभय से मैनेजर को आए फ़ोन के बारे में बताया और बोला, भाई पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मैनेजर साहब को किसने फ़ोन करके मुझे यहाँ रहने के लिए बोला था। हाँ बिल्कुल, कल ये भी देख लीजिए, कॉल लॉग चेक कर लीजिएगा, मैनेजर साहब के फ़ोन पर सब पता चल जाएगा, अभय ने आशीष से कहा।
आखिर बातें करते करते सभी सो गए। स्लीपिंग। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे के आसपास आशीष, वैभव और अभय तीनों घर से बाहर निकल गए। आशीष और वैभव तो बैंक की तरफ गए जबकि अभय किसी विशेष काम से शहर की तरफ निकल गए। वैभव और आशीष बैंक पहुंचे। बैंक पहुंचते ही सीधे मैनेजर के ऑफिस में घुसकर उनके फ़ोन पर टूट पड़ना वास्तव में शिष्टाचार वाली बात नहीं होती, इसीलिए दोनों ने लंच तक रुकने का वेट किया। ये हुआ भी। दोनों लंच होते ही हल्का लंच खाकर मैनेजर केबिन के बाहर आ गए। पहले देखा कि कहीं दत्ता सर लंच खा तो नहीं रहे और उन्हें फ्री देखकर भीतर घुस गए। मे वी कम इन सर? आशीष और वैभव दोनों ने पूछा। अरे अरे जय वीर, कम इन। दत्ता सर ने अपने अंदाज में उन्हें अंदर बुला लिया। दोनों ने गुड आफ्टरनून विश किया और अंदर जाकर बैठ गए। कहिए आशीष एंड वैभव जी, वो जो ब्रांच की न्यू फाइल्स आई थी उनका काम हो गया? दत्ता सर ने कहा। वो तो हो गया सर, आशीष ने कहा। ओके ग्रेट, दत्ता सर ने कहा। इसके बाद दोनों मैनेजर के सामने बैठे तो थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। झिझक सी थी, कैसे अपने बॉस से उनका मोबाइल मांगा जाए। तब ही वैभव ने कुहनी आशीष को मारी और इशारे से बोलने को कहा, तो आशीष ने बोल ही दिया। सर एक बात पूछनी है आपसे। आशीष ने दत्ता सर से कहा। जी कहिए, गो अहेड। सर आपके पास एक कॉल आई थी जिसमें मुझे स्वरूप सदन, वो नौरंगाबाद कोठी में रहने के लिए कहा गया था। आशीष ने कहा। हाँ आई थी। तो दत्ता सर ने कहा, सर मैं जानना चाहता हूँ वो कॉल किसने की थी। आशीष ने झिझकते हुए कहा। क्यों, घर में भूत है क्या? ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, दत्ता सर ने ठहाके के साथ पूछा। इस पर आशीष और वैभव ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला। अरे अरे नहीं सर, बस ऐसे ही जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे किसी भी जानने वाले ने आपको कॉल नहीं किया था। तो लग रहा आखिर कौन था वो शुभ चिंतक। ओह के, आई वाज जस्ट किडिंग, अभी बताता हूँ नंबर, दत्ता सर ने हंसकर कहा। दत्ता साहब ने आशीष से कॉल की डेट पूछी। वो डेट आशीष की नए बैंक में ज्वाइनिंग की डेट ही थी। दत्ता सर ने अपना मोबाइल खोला, कॉल लॉग उस डेट का निकला। हाँ जी, हियर इट इज। आशीष नंबर नोट करिए, दत्ता सर ने आशीष से बोला। दत्ता सर ने नंबर बोला। XXYYZZAABB उदाहरण के लिए। आशीष ने बताया हुआ नंबर अपने मोबाइल के टू कॉलर ऐप पर नोट किया तो उस पर एक नाम अपीयर हुआ। SS खत्री सर्जन। आशीष को ये नाम कहीं सुना हुआ लगा या कहीं देखा हो। खैर आशीष और वैभव मैनेजर को थैंक्स बोलते हुए केबिन से बाहर निकले। आशीष ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया। पूरी रिंग गई, किसी ने नहीं उठाया। 5 मिनट बाद आशीष ने फिर से उस नंबर पर कॉल लगाई। कोई जवाब नहीं। हालांकि रिंग पूरी जा रही थी पर सामने से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। आशीष ने मोबाइल अपनी पॉकेट में रख दिया और बैंक के कामों में लग गए। तभी आशीष का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसे लगा शायद उसी नंबर से कोई रिस्पॉन्स आया, पर जब मोबाइल हाथ में लिया तो देखा कि कॉल अभय शाही कर रहे थे। आशीष ने फ़ोन रिसीव किया। भाई जी क्या हुआ, नंबर मिला मैनेजर से? अभय ने पूछा। हाँ भाई, नंबर मिल गया है। ट्रू कॉलर पर SS खत्री सर्जन नाम दिखा रहा, आशीष ने बताया। ये नाम सुनकर अभय एक पल तो चुप रहे पर अगले ही क्षण उन्होंने कहा, अरे यार, तुम जहां रह रहे हो उन मकान की नेम प्लेट पर भी तो खत्री ही लिखा है ना। अभय ने अंदाजा लगाया। आशीष इस बात पर भौचक्का रह गए, उनका मुंह खुला रह गया। अभय एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे और रीजनिंग के एक्सपर्ट। तो घर में घुसने से पहले ही सारी बातें ध्यान से देखी और समझी थी उन्होंने। आशीष को जो अंदेशा था वो यकीन में बदल गया। उसे भी ये नाम कहीं देखा और सुना लग रहा था तो अब उसे पता चल गया था कि कहां से। अभय ने आशीष से घर पर मिलने को कहा और फोन रख दिया। ऑफिस खत्म करके आशीष और वैभव शाम 7:30 तक स्वरूप सदन के मेन गेट पर पहुंचे। तो दोनों ने गेट पर लगी नेम प्लेट को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था डॉक्टर स्वरूप शरण खत्री। क्या ये ट्रू कॉलर वाले ही SS खत्री सर्जन थे? खैर हेतराम ने गेट खोला तो वैभव ने पहला सवाल दाग दिया।
का हेतराम बाबा, इस घर के मालिक क्या करते थे? बाहर उन्हीं का नाम बाना? हाँ मालिक, उन्हीं का नाम है। ये घर उन्हीं का है मालिक, वो बहुत बड़े सर्जन थे। वैभव ने सर्जन सुनकर आशीष की तरफ देखा और अगला सवाल आशीष ने पूछा। और अब डॉक्टर खत्री कहाँ हैं? इस पर जो जवाब हेतराम ने दिया, उसने आशीष और वैभव के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसका दी। Fearful face, 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 flushed, 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 flushed. मालिक, डॉक्टर साहब तो 12 साल पहले ही मर चुके हैं। एपिसोड 13, मुस्कुराती चुड़ैल की फोटो। डॉक साहब तो 12 साल पहले ही मर चुके हैं। इस एक जवाब ने आशीष के अंतर्मन में हजारों सवालों को जन्म दे दिया। कुछ सवाल गहरे थे तो कुछ बहुत गहरे, कुछ डराने वाले थे तो कुछ अधमरा करने वाले। संतोषजनक उत्तर की उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी आशीष ने हेतराम से सवाल पूछ ही लिया। और कौन कौन था उनके परिवार में? नहीं मालिक, एक ही संतान थी उनकी, वो भी अमेरिका में अपनी मलकिन के साथ रहता है, हेतराम ने जवाब दिया। और बाकी, उनकी बीवी, भाई या बहन? आशीष ने पूछा। अब कोई नहीं है मालिक, काल ने सबको निगल लिया था, हेतराम ने बोला। तुमने तो कहा थी कि सब बाहर हैं। आशीष, अरे मालिक, मतलब एक ही छोटे मालिक हैं, अमेरिका वाले, बाकी तो आपने पूछा कहाँ था? हेतराम। बाकी और पूछने पर पता चला कि अमेरिका वाले बेटे से कभी भी हेतराम की मुलाकात नहीं हुई थी, वो यहाँ आया ही नहीं। हेतराम के अनुसार वो डॉक्टर खत्री का वफादार नौकर था। अपने कमरे में जाते जाते आखिर में आशीष ने आखिर में पूछ ही लिया। मोबाइल इस्तेमाल करते थे डॉक्टर खत्री? वैभव और आशीष दोनों हेतराम के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि तभी हेतराम के कुर्ते की जेब में रखा मोबाइल गनगनाने लगा। उसका चेहरा देखने लायक था। वो तुरंत उस जगह से हटा और मोबाइल लेकर मेन गेट के बाहर निकल गया। आशीष और वैभव इस अनुत्तरित सवाल को लेकर अपने अपने कमरे में चले गए। आधे घंटे बाद अभय भी घर पहुंच गए। आशीष और वैभव ने सारी बातें अभय को बताई। अभय आज पूरे दिन एक अनजान शहर में बाहर थे, तो उनसे भी पूछ ही लिया गया। भाई जी, आप कहाँ थे पूरे दिन? इटावा घूम रहे थे क्या? अरे भाई, घूमने नहीं, बस एक अच्छे दोस्त से मिलने गए था। कल यहाँ आकर लगा कि मुझे उससे भी मिल लेना चाहिए। वो आगरा में ही रहता है, अभय ने कहा। ठीक किए, मिल लिए, आशीष ने कहा। एक नॉर्मल सी शाम बीत ही रही थी कि आशीष के मोबाइल की रिंग बजी। मोबाइल कमरे में चार्जिंग के लिए लगा था तो शौर्य ने फ़ोन अनप्लग किया और पापा, अननोन नंबर है, बोला और फ़ोन आशीष के पास ले आया। जब आशीष ने नंबर देखा तो ट्रू कॉलर पर लिखा था सर्जन SS खत्री। अभय और वैभव भी साथ थे। उन्होंने फ़ोन स्पीकर में करने को कहा। आशीष ने फ़ोन रिसीव किया और स्पीकर पर डाल दिया, पर सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। इधर से तो कईयों बार हेलो कौन बोल रहा है कहा गया, पर सामने से कोई जवाब नहीं। हाँ, सांसों को आवाज़ आ रही थी, एक करहाती हुई सांस, जैसे कोई सुन तो रहा हो पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा हो। ऐसा भी नहीं था कि नेटवर्क इश्यू हो, सांस की आवाज को एकदम साफ सुना जा सकता था तीनों द्वारा। एक एक श्वास और उच्छ्वास को बिना प्रयास सुना जा सकता था। अभय और वैभव की धैर्य सीमा टूटने लगी। फलस्वरूप उन्होंने ने सामने वाले को भड़काने के लिए गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया। शायद कोई प्रतिक्रिया आ जाए या फ़ोन की कट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामने से कोई जवाब नहीं, केवल धीमी चलती कराहट वाली सांस। लगभग 10 मिनट तक कॉल चालू रहने के बाद सामने से कॉल कट गई। देखा आशीष भाई, जरा सा टाइट होकर बोला, तो डर गया। कोई शैतान बच्चा लग रहा मुझे तो, बस सबको डराना चाह रहा। सामने से हंस रहा होगा। अभय ने कहा, अरे मिल जाए मर्दे तब भूसा भौर देंगे। वैभव ने भी जोश दिखाते हुए बोला, अब नहीं कॉल करेगा, गाली खाया है अब चुप रहेगा। इतना हो ही रहा था कि शिप्रा भागते हुए इन लोगों के पास आई। बहुत भयभीत लग रही थी। ए जी, अपने कमरे में? क्या कमरे में? आशीष ने पूछा। घबराहट में शिप्रा की जबान लड़खड़ा रही थी, किसी तरह बोल पा रही थी। भाभी बोलिए क्या बात है, आराम से कहिए।
अभय ने कहा। अरे वो कमरे में जो फोटो लगी है ना। हाँ तो क्या हुआ उस फोटो को? वो फोटो में को लड़की है ना। हाँ तो क्या हुआ उसे? उसकी आंखें लाल हो गई हैं और दांत बड़े हो गए हैं। चेहरा एकदम खराब हो गया है, जैसे सड़ गया हो। शिप्रा कमरे में बिस्तर पर बैठ सब्जियां काट रही थी। विभू और अवनी अरुणिता के कमरे में खेल रहे थे। शौर्य शिप्रा के साथ था पर मोबाइल लेकर आशीष को देने बाहर कॉरिडोर में चला गया था। इतने में अचानक से शिप्रा को लगा जैसे बेड के पीछे कुछ हिला सा हो। और जब उसने पीछे देखा तो दीवार पर लगी मुस्कुराती लड़की की फोटो एक चुड़ैल सा रूप ले चुकी थी। तीनों मर्द यहाँ तक कि अरुणिता भी शिप्रा के कमरे की ओर भागे। बच्चों को पीछे ही रखा गया, पर जैसे ही शिप्रा के कमरे में प्रवेश करने को हुए, अचानक से पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम गुप्पा अंधेरा। सब बहुत डर गए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने में लग गए। फ्लैश लाइट में वो अंधेरे वीराने में बसा इकलौता घर और डरावना व भयभीत करने वाला लग रहा था। कमरे में अब घुसे कौन? किसकी हिम्मत होगी दीवार की फोटो को अंधेरे में देखने की? खैर तीनों आदमियों ने हिम्मत दिखाई। उस पर भी सबसे आगे थे अभय और आशीष। एक नास्तिक तो दूसरा हनुमान भक्त। अरुणिता ने इसी बीच जोर से हेतराम को आवाज लगाई। अरे हेतराम बाबा लाइट क्यों गई है? कहाँ हो जी? पर कोई भी जवाब नहीं आया। शायद वो घर में था ही नहीं। रात के 9:45 हुए होंगे। ऐसी लाइट तो इतने दिनों में कभी नहीं कटी थी। अभय आशीष और वैभव ने कमरे के भीतर प्रवेश किया, पर जैसे ही फ्लैश को दीवार की फोटो की तरफ किया गया, उन्हें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। एकदम पहले जैसी लगी वो फोटो। क्या यार, शिप्रा, हद करती हो। अंदर आओ, देखो लाल आंखों वाली को, आशीष ने कहा। शिप्रा डरते डरते कमरे के अंदर आए तो फोटो एकदम पहले जैसी थी। नो चेंज। उल्टा वो और नई लग रही थी, पहले से भी सुंदर। खैर तीनों कमरे से बाहर आने को हुए तभी तीन में से दो मोबाइल अचानक ही हैंग होने लगे। फ्लैश लाइट अगले ही पल ऑफ हो गई, जबकि आशीष का फोन जो अभी चार्ज हुआ था, बैटरी लो के सिग्नल के साथ स्विच ऑफ हो गया। दोनों महिलाएं चीख पड़ीं। बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए और तीनों बैंकर एक दूसरे का हाथ पकड़े कमरे से बाहर आ गए। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, केवल आवाज ही सुनाई पड़ रही थी और स्पर्श करके साथ का एहसास हो रहा था कि तभी आशीष के स्विच ऑफ मोबाइल की रिंग बजने लगी और सबके दिमाग के चूल्हे तब फूक गए जब उस पर लिखा था। डॉट इनकमिंग कॉल डॉट सर्जन SS खत्री। एपिसोड 14 रक्तरंजित सर्जिकल औजार। एक मरे हुए इंसान की कॉल से फोन के चमकते हुए स्क्रीन ने सबकी बत्ती गुल कर दी। हैरानी, परेशानी और खौफ तीनों अपने शीर्ष बिंदु पर थे। फोन की रिंगटोन तो जैसे पूरे इटावा में अकेली बज रही थी। कोई और था ही नहीं जैसे पूरे शहर में। उस पर वो गुप्पा अंधेरा। अभय ने फोन उठाने का इशारा किया। फोन कॉल रिसीव हुई, मानो पूरे ब्रह्मांड में अकेला मोबाइल रिसीव किया गया हो। लेकिन हुआ वही, कराहट भरी सांसें और कोई जवाब नहीं। और इसी बीच ध्यान गया बच्चों पर। कुछ शांति सी लग रही थी, कुछ आवाजें कम सी लग रही थीं। अंधेरे में फोन के स्क्रीन की रोशनी में देखा गया तो शौर्य और विभू तो वहां थे पर अवनी मौजूद नहीं थी। शिप्रा बेचैन हो गईं। ये चल क्या रहा है? सब समझ ही नहीं पा रहे थे। सबने पूरे कॉरिडोर में भागना और ढूंढना शुरू कर दिया, यहां तक कि कमरों में भी घुसना शुरू किया। चीखा और आवाज लगाई, पर अवनी कहीं नहीं थी। आशीष और शिप्रा एक दूसरे को गले लगाकर बिलखने लगे। अभय ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की, पर शायद कोई असर न था उस हिम्मत भरे शब्दों का। इस व्याकुलता और विलाप के बीच ही छत पर एक खटक हुई। सबका ध्यान ऊपर की तरफ गया। कोई लोहे का सामान जैसे घसीटा जा रहा हो। बहुत ही कर्कश आवाज थी। धात्विक ध्वनि ही थी वो। अरुणिता को अपना सपना याद आ गया। कुछ ऐसी ही आवाज सुनी थी सपने में। खैर उसने कुछ बोला नहीं। सब दौड़ पड़े सीढ़ियों की तरफ। कुछ गिरते कुछ लड़खड़ाते, क्योंकि रोशनी तो थी नहीं। सीढ़ियां तो मानो खत्म नहीं हो रही थीं। क्रम कुछ इस प्रकार था, सबसे आगे आशीष, फिर शिप्रा, शौर्य, फिर अरुणिता, विभू और सबसे पीछे अभय और वैभव। लंबी चढ़ाई के बाद सब स्वरूप सदन की छत पर पहुंचे।
वो उन सब की छत पर पहली विजिट थी। छत तो अथाह चौड़ी लग रही थी। ऊपर से काले अंधेरे से छत की बाउंड्री या रेलिंग दिख पाना संभव न था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, तभी तो अंधेरे में भी अड़े हुए थे। अभय शाही ने हिम्मत दिखाए और सबको जीने के पास रुकने को बोल खुद आगे बढ़े। आशीष और वैभव ने साथ आगे आने को बोला पर अभय ने मना कर दिया। अभय को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधकार ही इतना था, छत का मुहाना तक नहीं दिख रहा था। एक एक कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि सहसा घर की लाइट आ गई। छत पर लगा एक छोटा सा बल्ब जल उठा, पर बल्ब की रोशनी ने जो दिखाया वो विवेक शून्य करने वाला था। अवनी छत की आखिरी रेलिंग के ऊपर बैठी हुई थी। स्वरूप निकेतन की छत की रेलिंग पत्थर निर्मित लगभग 1 फुट चौड़ी थी। अवनी अपने दोनों पैर रेलिंग से बाहर की तरफ लटकाकर बेसुध होकर बैठी हुई थी और सामने के बड़े बड़े अंधेरे पेड़ों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ बैठी हो, बेफिक्री के साथ, बिना माँ बाप की चिंता किए। उसे देखते ही सबने आवाज भी लगाई, आवाज भी ऐसी कि वो चौंक कर उधर से गिरने न पाए। पर अवनी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, मानो आवाज उसके कानों तक ही नहीं पहुंच पा रही थी। स्थिति खराब देखकर अभय धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे थे। जब एकदम करीब पहुंच गए तो उन्होंने धीरे से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी ने अब जाकर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थीं, जैसे कई घंटों से रो रही हों। उस 7 साल की छोटी सी बच्ची की आंखों के नीचे काले गड्ढे देखे जा सकते थे। अभय को देखते ही उसने कुछ बोला नहीं, बस रोना शुरू कर दिया। अभय ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। अभय भी बच्ची की हालत देख थोड़ा भावुक हो गए थे। उनके सामने ही जन्म हुआ था अवनी का। अभय ने अवनी को वापस मुड़कर जीने के पास खड़े आशीष को सौंप दिया। शिप्रा की मनस्थिति तो समझने योग्य ही थी। बच्ची को तो लगभग खो ही चुके थे वो माता पिता। सब यही सोच रहे थे कि अगर लाइट न आई होती तो। सब नीचे जाने लगे पर अभय ने छत का निरीक्षण शुरू किया। वैभव भी साथ आए। छत का क्षेत्रफल सही मायनों में विशाल था, अनंत जैसी प्रतीत हो रही थी। अभय छत के चारों तरफ की रेलिंग की जमीन पर घूम रहे थे। वो जमीन के साथ साथ अगल बगल की खाली जमीन और प्लॉट भी देख रहे थे कि तभी छत की पिछली बाउंड्री की तरफ एक टूटी हुई स्ट्रेचर दिखाई पड़ी। स्ट्रेचर वही जिसका उपयोग अस्पतालों और एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने के लिए उपयोग में लाते हैं, खासकर इमरजेंसी मामलों में। वैभव भी अभय के बुलाने पर उनकी तरफ आए। एक बात देखने लायक थी, वो स्ट्रेचर खून से रंगी थी। केवल 5% वास्तविक पेंट दिख रहा होगा, बाकी तो खून से पक्के रंग की हो चुकी थी। अभय ने उसे हाथ नहीं लगाया, केवल पैर से एक तरफ कर दिया। स्ट्रेचर के खिसकने पर उसके नीचे से लगभग 100-150 सर्जिकल औजार रखे थे। सर्जिकल औजार का इस्तेमाल मुख्य रूप से अस्पतालों में मरीजों की सर्जरी में होता है। अभय और वैभव ने इनमें कई सिजर्स, नीडल्स, ब्लेड्स को पड़ा देखा, और इनमें भी पैटर्न वही, सब खून से सने हुए थे, जैसे इस्तेमाल के बाद फेंके गए हों। खून पुराना था तो जमकर मेहरून सा हो गया था। अभय और वैभव को अब हर वस्तु शंकित कर रही थी। थोड़ा और देखने पर कुछ सर्जिकल मास्क और ग्लव्स भी मिले, वो भी रक्तरंजित थे। अभय और वैभव अब रात होने के कारण वापस मुड़ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छत का दरवाज़ा बंद करने के लिए उसे अपने तरफ खींचा, एक लोहे की भारी और बड़ी रॉड दरवाजे के कब्जे की तरफ रखी दिखाई दी। हैरत की बात यह थी कि वो भी एक तरफ से पूरी लाल थी। लग ही रहा था जैसे किसी की जीवन रेखा मिटाई हो उसने। उन्हें ये निश्चित हो चला था कि कोई तो राज है इस घर में, कुछ तो है जिसे छिपाया गया है, कोई तो ऐसी घटना है जिसे घर में ही दफनाया गया है। सब नीचे पहुंच गए। अभय और वैभव द्वारा छत का वर्णन सबको बताया गया। हेतराम भी नीचे प्रकट हो चुके थे, अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे थे, जो वो हमेशा ही करते थे। भोजन के बाद सभी अवनी को घेर कर बैठ गए और बातों बातों में उससे ही उसके साथ क्या हुआ था निकलवाने लगे। आशीष ने पूछा, बेटा आप टेरेस पर कैसे पहुंचे थे? पापा को बताते तो वो आपको ले चलते, आप तो पापा की परी हो ना। पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सबको एकटक देख रही थी। अवनी बाबू, ऐसे मम्मी को बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं, आपको सिखाया था ना मैंने, शिप्रा ने भरे गले से कहा।
बेटा अपने अभय अंकल के साथ चलते तो मैं आपको चॉकलेट दिलवा देता, आगे से कभी अकेले नहीं जाना बेटा, अभय ने कहा। लेकिन अवनी शायद अभी तक सहमी हुई थी। जो भी बीता हो उस पर या जो कुछ भी देखा हो उसने, वो केवल एक एक करके सबको देख रही थी, घूर रही थी। बिना कुछ बोले, बिना कोई हाव भाव बदले, न जाने क्या देखा था उस छोटी सी बच्ची ने। और कौन ले गया था मासूम को उस अंधेरी छत में। एपिसोड 15, बिना पैरों की आंटी। ढेरों प्रयासों के बाद भी अवनी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। सबने इस घटना के बाद स्वरूप निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का फैसला ले लिया था। अवनी ने अच्छे से भोजन भी नहीं किया था, केवल सबको देख ही रही थी। आशीष और शिप्रा बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बस सुकून ये था कि उनकी नन्ही परी अब भी उनके ही पास थी और सुरक्षित थी। अगले दिन आशीष और वैभव तो बैंक के लिए निकल गए, पर अभय घर पर ही थे। क्या पता अब क्या हो जाए। अभय को अब भी इन सब घटनाओं पर बड़ा न्यून ही विश्वास हो रहा था। उनके लिए किसी बात या घटना को सच मानना तभी संभव था जबकि वो विज्ञान और तर्क सम्मत हो। आशीष और वैभव बैंक के कामों को निपटाकर पूरे शहर को छानने निकल गए। कहीं और 1 या 2 कमरों का घर मिल जाए तो फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। पूरा दिन बीत गया, पर नए घर की तलाश में सबसे बड़ा रोड़ा खुद स्वरूप निकेतन ही साबित हो रहा था। मानो पूरे इटावा को स्वरूप निकेतन की बुरी ऊर्जा के बारे में पता हो। जो भी ये सुन रहा कि हम स्वरूप निकेतन से उनके घर में आना चाह रहे हैं, सिरे से इनकार कर दे रहा था। तो कोई घर के नाम से ही अपने दरवाजे बंद कर लेता था। बड़ी हुज्जत के बाद एक अच्छा मकान दिखाई दिया तो उधर केवल एक ही फैमिली के लिए ऑक्यूपेशन अवेलेबल था। लेकिन आशीष और वैभव अब अलग नहीं रहना चाहते थे। अच्छी बॉन्डिंग हो चली थी दोनों परिवारों में। खोजना बहुत था, इलाके और मोहल्ले भी कई थे, पर टाइम तो पूरे दिन में 24 घंटे ही थे, तो पुरजोर प्रयास के बावजूद भी कोई भली जगह नहीं मिल पाए। दोनों कंधे झुकाकर वापस ही लौट रहे थे कि रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। दोनों में भक्ति भावना उमड़ पड़ी। उमड़ेगी भी क्यों नहीं, शायद शैतान से सामना जो हो रहा था। दर्शन करने के बाद वैभव को मंदिर के बाहर मिल रहे रुद्राक्ष कवच और मालाएं दिखाई पड़ीं। बुरी नज़र और भूत प्रेत के साए से सुरक्षा देने वाली लाल रोली में बंधे हुए नींबू और मिर्च की लताएं भी दिखाई पड़ीं। वैभव और आशीष ने एक एक नींबू मिर्च की लता वहां से खरीद ली, कुछ तो बचाव हो जाए। रुद्राक्ष की मालाएं भी खरीदी गईं। पराजा का भाव लेकर दोनों घर पहुंचे। हेतराम हमेशा की तरह किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। शाम हो चुकी थी तो दोनों सीधे अपने कमरों की तरफ ही चले गए। देखा तो सब साथ ही बैठे थे। वैभव और आशीष ने एक एक नींबू मिर्च अपने कमरों के मुख्य द्वार पर टांग दिए। अवनी अब भी चुप थी, सहमी हुई थी। अभय को इस प्रकार की मालाएं या नींबू मिर्च के टोटके समझ नहीं आते थे, पर जितना कुछ वो देख चुके थे तो इसे देखने में क्या हानि थी। सबको रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई गई। किसी ने हाथ में लपेट लिया तो किसी ने गले में डाला, लेकिन सबके बहुत कहने के बाद भी अभय ने रुद्राक्ष माला नहीं पहनी। नए घर के सवाल पर आशीष और वैभव ने पूरे दिन की खोज सबको बताई और मजबूरी का प्रमाण भी दिया। सबके रुद्राक्ष धारण के बाद शिप्रा रुद्राक्ष की माला लेकर अवनी की ओर बढ़ी, लेकिन अवनी ने माला देख तड़पना शुरू कर दिया। उसने अपने नाखून से खुद को बुरी तरह खरोंचना शुरू कर दिया। उसने अपनी गर्दन बाईं तरफ बिल्कुल टेढ़ी कर ली। शिप्रा तो उसे देख बहुत डर गई। अरुणिता और वैभव भी व्यथित हो उठे, लेकिन आशीष उसकी तरफ बढ़ते रहे और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आशीष ने शौर्य से माला देने का इशारा किया, पर शौर्य खुद भी बहुत भयभीत था। उसने माला उठाकर पकड़ तो ली पर आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को बिगड़ता देख अभय आगे बढ़े, और वो इंसान जो भगवान को मानता नहीं था, नहीं उन्होंने माला को खुद ही धारण किया था। शौर्य से माला ली और आगे बढ़कर अवनी के गले में डाल दी। चमत्कार तो देखिए ईश्वर का, उनकी शक्ति का। अवनी के गले में माला पड़ते ही वो शांत हो गई। आंखें पहली बार पूरी बंद हुई होंगी। उसकी मुड़ी गर्दन और अकड़े हुए हाथ सामान्य स्थिति में आ गए। और कल रात के बाद उसने अपने पहले शब्द बोले, पापा मुझे एक आंटी ऊपर लेकर गई थीं। अवनी के मुख से निकले इन शब्दों ने सबके कान खड़े कर दिए। सब उसकी तरफ देखकर सुनने लगे। कौन आंटी बेटा, कैसी थी देखने में? आशीष ने पूछा। वो मुझे गोद उठाई हुई थी, फेस नहीं दिख रहा था उनका। उनकी बॉडी भी धुंधली थी,
और जानते हैं पापा, उनके पाँव नहीं दिख रहे थे, जैसे वो फ्लाई कर रही हों। अवनी ने बताया। ऊपर जाकर क्या किया था तुमने, और आंटी कहाँ गई वहाँ से? अभय ने पूछा। अंकल, वो आंटी मुझे लेकर टेरेस की लास्ट रेलिंग पर बैठ गई थी। उनके पास से बैड स्मेल आ रही थी, और अंकल जैसे ही आपकी आवाज़ आई थी, वो अचानक नीचे कूद गई थी। तो बेटा, आप मेरे बुलाने पर भी पीछे क्यों नहीं देख रहे थे? अभय ने तुरंत पूछा। क्योंकि अंकल, वो आंटी मुझे नीचे बुला रही थी। उन्हें कुछ नहीं हुआ था। दोनों हाथ मेरी तरफ फैलाकर मुझे नीचे बुला रही थी। सब ये सुनकर चौंक गए। आशीष और शिप्रा को तो धक्का सा लगा, और सब एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि वो आंटी अवनी को छत से कूदवाना चाहती थी। इस पर शिप्रा और आशीष ने अवनी को गले से लगा लिया और भावुक हो गए। बड़ी विकट घड़ी थी वो। लेकिन सबने एक बात तो ध्यान दी ही, रुद्राक्ष ने अपना असर दिखा ही दिया। नकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा द्वारा विखंडन हो ही गया था। अभय ने तब भी रुद्राक्ष धारण नहीं किया। अवनी को ठीक पाकर सबको एक सुकून तो था ही, ऊपर से एक अलग ही धनात्मक ऊर्जा व्याप्त थी उनके चारों तरफ। इस धनात्मक ऊर्जा के बीच हेतराम बाबा कमरे के बाहर प्रकट हुए। बड़े खुश दिख रहे थे। हेतराम ने बाहर से आवाज लगाए, मालिक बाहर आइए। सब बाहर आए। सबने देखा कि हेतराम के हाथ में खोए के पेड़ों से भरा एक कटोरा था। मालिक, ये पेड़े हैं आप सबके लिए, मेरे गांव से आए हैं, खाए आप सभी। वो सभी एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे, तो ऐसे में खोए के पेड़ों को देख सभी और अच्छा महसूस करने लगे, और सबने एक एक पेड़ा उठा लिया और तुरंत खा लिया, सिवाय विभू के, क्योंकि वो आज पहले ही सो गया था। हेतराम ने सबको पेड़े खिलाए, फिर नीचे चला गया, और ऊपर दोनों परिवार कई दिन बाद चैन की नींद सो गए। पर रात के लगभग 1 बजे होंगे कि किसी ने कॉरिडोर से होते हुए दबे पांव वैभव और अरुणिता के कमरे में प्रवेश किया। कमरे में रखी मेज पर खटक सी हुई, जिससे विभू की आंख खुल गई। पर जब तक विभू कुछ समझ पाता, वो साया कमरे से बाहर जा चुका था। वैभव और अरुणिता को गहरी नींद में सोता देख उसने उन्हें नहीं उठाया और खुद भी आंखें मूंद कर सो गया। एपिसोड 16, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर अगस्त्य जोशी। विभू आंखें बंद कर सो गया। मुख्य वजह डर ही था। भय का वो आलम था कि वो दिखाना भी नहीं चाहा कि उसने कुछ देखा भी है। सुबह हुई। वो दिन इतवार का था, छुट्टी का था, लेकिन उसका आगाज हुआ एक नए हंगामे के साथ। पहले फ्लो में आशीष शिप्रा की फैमिली और दूसरे फ्लो में वैभव अरुणिता की फैमिली चीख चिल्ला रही थी। कारण था कमरों में चोरी। पर चोरी भी ऐसी कि किसी का कोई भी सामान गायब नहीं था। बहुत देखा गया, समझा गया। न हीरे जवाहरात, न नोट नकदी, न कोई आभूषण, सब तो थे कमरों में। तो चोरी किस चीज की हुई? आधा घंटे की उथल पुथल के बाद पता चला क्या गायब है, क्या चुरा है। वो वस्तु थी सबके गले की रुद्राक्ष माला। चोर ने रुद्राक्ष चुराया था। भला रुद्राक्ष चुराकर किसी चोर को क्या मिलेगा? क्या वो चोर की भक्ति थी, या फिर शैतान ने अपने सामने का रोड़ा हटवाया था? वैभव अरुणिता नीचे आए और अपनी व्यथा आशीष शिप्रा से साझा की। अब तो सबको ये पता चल चुका था कि वास्तव में कोई बुरा साया है इस घर में, जो किसी भी भद्र या शुभ संकेत को नहीं देख सकता। बड़े तो बड़े, बच्चों के हाथ में बंधे रुद्राक्ष भी नदारद थे। आखिर कोई कमरे के भीतर घुसा, दरवाजा खोला, मालाएं गले से निकाली और किसी को पता भी नहीं चला। कैसे संभव है? वैभव और अभय भाई, आशीष ने विस्मय में कहा। अरे आशीष भैया, हम तो बहुत गहरा सोए थे। आज सुबह का अलरमवा तक नहीं सुनाई दिया, वैभव ने जवाब दिया। अभय ने कुछ कहा नहीं, वो बस स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। शिप्रा और अरुणिता भी आपस में हादसे के विस्मय को बांट रहे थे। बच्चे आपस में लगे थे, लेकिन विभू कुछ सोच रहा था। उसने देखा जो था किसी को कमरे में आते हुए। सबको परेशान देख वो अंततः बोल ही पड़ा, पापा, मैंने कल रात किसी को देखा था। क्या? किसको देखा था? वैभव ने चौंक कर पूछा। पापा, जब कल रात सभी सो रहे थे तो मैं कमरे में आए आवाज से उठ गया था। मैंने देखा था कोई दुबले पतले अंकल कमरे से बाहर जा रहे थे, पर मैं डर के सो गया था, विभू ने सहमत हुए कहा।
इस पर वैभव के कुछ और नहीं पूछा और विभू को खुद से लगा लिया। लेकिन अरुणिता ने इसी बीच पूछा। केवल विभू ही उठा आवाज से। हम सबको नहीं सुनाई दिया कुछ। क्योंकि हम सबने पेड़े खाए थे। अभय ने इस उत्तर से सबको शांत कर दिया। अरे हाँ, और विभू तो पेड़े खाने से पहले ही सो गया था, अरुणिता ने विश्वास के साथ बोला। केवल विभू ही था जिसने पेड़े नहीं खाए थे, इसीलिए केवल वो ही उठ पाया था, अभय ने आगे कहा। इतनी बातें हुई ही थी कि मर्दों की टोली, अभय, आशीष और वैभव, नीचे दौड़ पड़ी। हेतराम, बाहर आओ। हेतराम बाहर आया और बड़े आश्चर्य से बोला। कहिए मालिक, पेड़े में क्या था जी? अभय ने पूछा। ये सुनकर हेतराम तुरंत अपने कमरे में गया और उधर रखा पेड़े का कटोरा बाहर लेकर आ गया। वह अगले ही क्षण उसमें से 2 पेड़े एक साथ अपने पोपले से मुंह में ठूंस लिए। हाँ मालिक, क्या कह रहे थे आप? मुंह चलाते हुए हेतराम ने कहा। हेतराम की इस हरकत से सबका मुंह खुला रह गया। हेतराम भी पहुंचा हुआ बुड़ू था, एक ही जवाब से सबको शांत कर दिया। आगे किसी ने कुछ कहा नहीं और बात घुमाकर वहां से वापस लौट आए। सबको लगा कि हेतराम थोड़ा सिररी भले ही है पर हमारे साथ कुछ अनुचित नहीं कर सकता। ऊपर पहुंचे ही थे कि महिलाएं मुंह बिगाड़ कर बैठी थीं। पूछा गया तो शिप्रा ने कमरे के दरवाजे के ऊपर इशारा किया। शायद ही कोई दिन था जब इस घर के कोई अजीबोगरीब घटना न हुई हो। तो आज कैसे बच जाता? आशीष और वैभव के तो होश उड़ गए। कमरों के दरवाजे के ऊपर लटके नींबू और मिर्च अपना रूप बदल चुके थे। सबको कई हॉरर फिल्में याद आ गईं क्योंकि हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा था। नींबू एकदम लाल हो चुके थे और मिर्च सड़ चुके थे। निश्चित ही ये बुरा संकेत था। किसी बुरे साए का भेद था। आशीष और वैभव ने अपने अपने कमरों से नींबू और मिर्च की संक्रमित मालाओं को नोचकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। कि नीचे से एक नई आवाज सुनाई पड़ी। ओ मिस्टर, लाल नींबू को ऐसे नहीं फेंकते। ये आवाज सुनकर अभय एक्साइटेड हो गए और रेलिंग पर आ गए। नीचे मेन गेट के पास खड़े थे अभय के परम मित्र जिनसे वो पिछले ही दिन मिलने गए थे। डॉक्टर अगस्त्या जोशी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, डॉक्टरेट इन नेगेटिव एंड घोस्ट एनर्जी। डॉक्टर अगस्त्या अभय के बचपन के मित्र थे। दोनों पढ़ाई में मेधावी और बुद्धिमान बालक रहे थे। अभय बैंकिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन की तरफ गए जबकि अगस्त्या मेडिकल और साइंस के क्षेत्र में। अगस्त्या ने अपनी मेहनत और लगन से उत्तर पूर्वी भारत के गिने चुने पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों में अपना स्थान बनाया था। दिल्ली और आगरा में उनके वर्किंग यूनिट थी जबकि इटावा को विजिट पर आते रहते थे। अगर भौतिक रूप की बात करें तो अगस्त्या एक स्मार्ट पुरुष थे। कहते हैं ना, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ये तीनों गुण उनमें थे। स्वभाव से हंसमुख पर जब गंभीर हो तो शायद किसी और से कहीं ज्यादा। उनका चेहरा एकदम चिजल्ड था। ठुड्डी और लोअर जॉलाइन देखने लायक थी। काली घनी स्टबल, हल्की दाढ़ी और उस पर लेंस काट के चौकोर फ्रेम का पतला सा चश्मा। चश्मे को बार बार निकाल कर पहनना उनकी एक आदत थी। अभय ने नीचे की ओर दौड़ लगा दी। पिछले दिनों अभय ने अपने एक दोस्त आशीष की मदद के लिए दूसरे दोस्त अगस्त्या से दरख्वास्त की थी, जिस कारण डॉक्टर अगस्त्या स्वरूप निकेतन में रहने आए थे। डॉक्टर अगस्त्या को अभय ने हाथ मिलाकर गले लगाया। अगस्त्या अपने साथ रहने का सामान और अपना स्पेशल ब्रीफकेस लेकर आए थे। अगस्त्या ने नहीं स्वरूप निकेतन को ऊपर से नीचे तक देखा, न कोई नकारात्मक ऊर्जा का बखान किया। वो बस मुस्कुराते हुए भीतर आए। हेतराम से मिलकर उन्हें एक नए कमरे की चाबी देने को कहा और अभय के साथ ऊपर चले गए। डॉक्टर अगस्त्या केवल घर की जमीन और दीवारों को गौर से देख रहे थे, जैसे वो निर्जीव संरचनाएं उनसे कुछ कह रही हों। अच्छा, तो इस खास काम से उस दिन आप इटावा घूम रहे थे? आशीष ने अभय से कहा। इस पर अभय मुस्कुराए और अगस्त्या का परिचय दिया। मिलिए मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अगस्त्या जोशी से। ये हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो जर्मनी से 5 साल पैरासाइकोलॉजी पर रिसर्च करके इंडिया आए हैं और दिल्ली में पैरानॉर्मल सोसाइटी के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। इंडिया के भांगड़ महल, मेहरगढ़, कुलधारा, डिसूजा चौल और अग्रसेन की बाबली जैसे सैकड़ों जगहों पर इन्होंने भूत और साए को स्टडी किया है और कई भूत बंगलों को घर का रूप दिया है।
अरे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ अभय, कुछ करके दिखाने तो दो, डॉक्टर अगस्त्या ने हंसते हुए कहा। अभय मुस्कुराए और बोले, भाई बस मेरे इन भाइयों को टेंशन फ्री कर दो। इस पर वैभव भी हंसकर बोले, ये हुई ना बात, है कि नहीं। सब कई दिन बाद मुस्कुराए, लेकिन डॉक्टर अगस्त्या ने इसी बीच नीचे फेंके गए लाल नींबू और सड़ी मिर्च फिर से दरवाजों पर बांध दिए और बोले, ये मुझे काम शुरू करने में मदद करेगा। एपिसोड 17, भूतों से मुलाकात। डॉक्टर अगस्त्या जोशी को स्वरूप निकेतन में आए 2 दिन बीत गए, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट द्वारा अभी किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एक्टिविटी नहीं दिखाई गई। घर में चल रही हरकतें अभी भी चालू थी, पर न जाने डॉक्टर साहब इंतजार किसका कर रहे थे। शायद सही मौके का। इस नए दिन आशीष और वैभव के बैंक निकलते ही डॉक्टर अगस्त्या और अभय शहर की तरफ निकल गए। पूरे दिन घर से बाहर रहने के बाद आशीष और वैभव के घर आ जाने के पश्चात अभय और डॉक्टर अगस्त्या भी घर आ गए, पर एक बड़ा सा बैग लेकर। हेतराम को कमरे से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई और डॉक्टर अगस्त्या ने मोमबत्तियों की 13 लड़ियां एक गोले के आकार में आशीष के कमरे के बाहर सजा लीं। अगस्त्या एक नेगेटिव एनर्जी एक्सपर्ट भी थे, तो उन्होंने अपने साथ लाए बैड एनर्जी ट्रांसमीटर घर के कोनों पर रख दिए। कुल 10 ट्रांसमीटर लगाए थे उन्होंने। बैड एनर्जी ट्रांसमीटर ऐसे यंत्र होते हैं जो वातावरण में ऊर्जा की तरंगों में बदलाव को मॉनिटर कर सकते हैं और बदलाव आने पर साउंड निकालते हैं। ये साउंड घंटी या अलार्म क्लॉक जैसा हो सकता है। जितने ट्रांसमीटर बजेंगे उतनी जगह पर नेगेटिव एनर्जी के होने को निश्चित माना जाएगा। राजस्थान के भांगड़ में भी डॉक्टर अगस्त्या ने इनका प्रयोग किया था, जहां 4 ट्रांसमीटर एक साथ बज पड़े थे। सभी बच्चों को एक कमरे में रहने को कहा गया और उनके ध्यान बटाने के लिए मोबाइल पकड़ाए गए। वैभव, आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्या 13 मोमबत्तियों से बने सर्किल के बीच में बैठ गए। मोमबत्तियां जलाई गईं। अरुणिता और शिप्रा बच्चों के साथ थीं, पर कमरे से बाहर की गतिविधि देख रही थीं। रात के ठीक 9:07 बजे डॉक्टर अगस्त्या ने अपने पास रखी एक पुरानी से किताब से एक मंत्र मन में बोला। डॉक्टर अगस्त्या ने सबसे सतर्क रहने को कहा और बोला कि किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। एक मंत्र को पूरा पढ़ने के बाद वो शांत हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। आशीष, अभय और वैभव डॉक्टर अगस्त्या को देखने लगे। वो आंख बंद कर बैठे थे कि तभी डॉक्टर अगस्त्या ने सबसे मोमबत्तियों की लौ की तरफ देखने को कहा। सबने अपने सामने रखी मोमबत्ती की लौ की तरफ देखा, पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिख रहा डॉक साहब, वैभव ने बोला। आप सभी ध्यान लगाए और एकदम शांत होकर देखिए, डॉक्टर अगस्त्या ने कहा। सबने एक बार और प्रयास किया, पर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। डॉक्टर अगस्त्या ने अब अपनी आंखें खोल लीं। वो खड़े हो गए। शायद कुछ गड़बड़ हो रही थी। अगस्त्या डॉक्टर कमरे में गए और एक अभिमंत्रित लकड़ी का टुकड़ा अपने ब्रीफकेस से निकालकर बाहर लेकर आ गए। उन्होंने वो लकड़ी का टुकड़ा अपने एक हाथ से पकड़ा और तीनों से एक एक हाथ द्वारा उसे पकड़ने को कहा। इस बार सबसे आंखें बंद करने को बोले और उसी मंत्र का उच्चारण किया। वो मंत्र एक अनसुनी भाषा का लग रहा था, जैसे किसी और ग्रह की लैंग्वेज हो। इस बार जो हुआ उसने सही मायने में सबको डराना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने से मानो स्वरूप निकेतन की हवा अपना रूप बदल चुकी थी। वातावरण एकदम शांत और वीरान था, पर हवा कुछ बोल रही थी। चारों ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, पर सबकी इंद्रियां कुछ नकारात्मक सा अनुभव कर ही थीं। लेकिन डॉक्टर अगस्त्या एकदम स्थिर थे, एकदम संतुलित थे। इसी बीच डॉक्टर अगस्त्या ने बिल्कुल धीमे से कहा, एकदम शांत रहना सभी, कोई आ रहा है इस तरफ। डॉक्टर अगस्त्या ने इतना कहा ही था कि एक ट्रांसमीटर से जोर की आवाज आए। टीक 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 टीक। ये वाला ट्रांसमीटर सीढ़ियों के नीचे था। वैभव और आशीष हिलने लगे, पर लकड़ी को पकड़े रहे। कोई कुछ बोलेगा नहीं, एकदम बुत बनकर रहना सभी, डॉक्टर अगस्त्या ने फुसफुसाया। अगले ही सेकंड दूसरा ट्रांसमीटर बज पड़ा। ये सीढ़ियों के ऊपर था। फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे ही ट्रांसमीटर बजते थे वैसे ही परिवार की घबराहट बढ़ती जाती थी। अरुणिता और शिप्रा कमरे के अंदर तो थे, पर उनका भी पूरा ध्यान बाहर ही लगा हुआ था। वो भी प्रत्येक ट्रांसमीटर की ध्वनि से सिहर उठती थीं।
लेकिन अनुभव के हिसाब से दूसरे ट्रांसमीटर के बजने पर पहला बंद हो जाता था, तीसरा बजने पर दूसरा और चौथा बजने पर तीसरा। पर यहाँ एक बात डॉक्टर अगस्त्या को भी परेशान कर रही थी, वो कि ट्रांसमीटर बंद ही नहीं हो रहे थे। पहला भी बज रहा था और अब तक चौथा भी। और कुछ ही क्षणों में सभी के सभी ट्रांसमीटर बजने लगे, सभी के सभी 10वां ट्रांसमीटर कमरे के एकदम बगल में मौजूद था। ऐसा अनुभव तो डॉक्टर अगस्त्या को भांगड़ में भी नहीं हुआ था। वो समझ चुके थे कि समस्या वृहद है और यहाँ एक प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों की पूरी मंडली है। और 10वें ट्रांसमीटर के साथ ही, अरे, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आशीष ने फुसफुसाया। हाँ हाँ, जैसे सड़ा हुआ मांस हो न, अभय ने भी धीमे स्वर में कहा। भैया, सहा नहीं जा रहा, वैभव ने भी आशीष से निम्न ध्वनि में कहा। ये बातें सुनकर डॉक्टर अगस्त्या ने जो जवाब दिया उसने सबको ही स्तब्ध कर दिया। ये प्रेत की दुर्गंध है अभय। इस दुर्गंध का मतलब है इस घर में जो भी साए या प्रेत हैं वो अभी हमारे बिल्कुल सामने मौजूद हैं। अब आप सभी अपनी आंखें आधी खोलकर सामने रखी मोमबत्ती की लौ के सिरे पर देखिए। डॉक्टर अगस्त्या के कहने पर सबने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबके होश उड़ गए। मोमबत्ती की जलती हुई ज्वाला के ऊपरी पीले शिखर पर उन प्रेतों की आकृति दिखाई पड़ रही थीं। आकृतियों को देख कुछ भी बोल पाना मुश्किल हो रहा था। ये तो नस के कब्डों में एक बिना पैरों की चुड़ैल है, अभय ने देखते हुए आश्चर्य से कहा। ये तो एक गर्भवती महिला है जो खून से सनी हुई है, आशीष ने कहा। ये बैसाखियों पर घसीटता एक मृत आदमी है, वैभव ने कहा। तीनों को अलग अलग प्रेत दिख रहे थे। महिलाएं इन बातों से कांपने लगी थीं। उन्होंने बच्चों को समेटकर वहीं रहना उचित समझा। तीनों ने अलग अलग प्रेतों का वर्णन किया। यहाँ तो 3 भूत हैं का डॉक्टर साहब, वैभव ने घबराहट के स्वर में कहा। पर इसका जवाब डर की सीमाओं को तोड़ने वाला दिया डॉक्टर अगस्त्या ने। आपको 3 दिख रहे हैं, मुझे 30। एपिसोड 18 शैतान का तांडव। आपको 3 दिख रहे हैं, मुझे 30। इस वाक्य ने अभय, वैभव और आशीष समेत दोनों महिलाओं को भी खौफ से भर दिया। वातावरण एकदम सुन्न सा हो गया और उसके बाद, ओह गॉड, ये सभी हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, डॉक्टर अगस्त्या ने घबराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूतों को आमंत्रित करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तभी डॉक्टर अगस्त्या ने सबसे गंभीरता के साथ कहा, ये सभी दुष्ट आत्माएं हैं, इन्हें हमारी क्रियाओं का संकेत हो गया है। आप में से कोई भी इस पवित्र लकड़ी को छोड़िएगा नहीं और मोमबत्ती को बिल्कुल भी बुझने मत दीजिएगा। ये सुनकर अरुणिता और शिप्रा कमरे से बाहर आने लगी और कमरे की दहलीज तक पहुंची ही थी कि आशीष ने चिल्लाकर कहा, कोई भी बाहर मत आना, बच्चों के साथ रहिए आप लोग। दोनों चीख सुनकर दहलीज पर ही रुक गईं। अगस्त्या डॉक्टर के बताए अनुसार प्रेतों ने उन लोगों की आमंत्रण प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास शुरू कर दिया। पर भला किसको पता था कि जहन्नुम के दर्शन होने वाले थे उन फक्त इंसानों को। इब्तिदा हुई घर के बिजली के शॉर्ट सर्किट से। पूरे घर की बिजली गुल हो गई। ये देख बीवियां आपे से बाहर होने लगी। आखिर कब तक देखते रहती ये सब। बच्चे भी बिलखने लगे, मानो शैतान का तांडव हो रहा हो। उस मोहल्ले जैसे बड़े घर में रोशनी के मात्र स्रोत वो 13 मोमबत्तियां थीं। अभय ही अब तक कुछ संतुलित लग रहे थे, जबकि आशीष और वैभव भयभीत हो चुके थे। डॉक्टर अगस्त्या ने अपनी पूरी पढ़ाई और अनुभव लगा दिया था इस घटना के लिए। उस अंधकार भवन में अगले क्षण प्रेतों ने इन चारों के धैर्य की सीमा के साथ खेलना शुरू किया। अगस्त्या के अनुसार प्रेतों की पूरी मंडली एकदम पीछे ही खड़ी थी उन चारों के। उस मंडली ने अगला प्रकोप शुरू किया और सड़े हुए मांस की असहनीय दुर्गंध को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ये गंध इतनी तीक्ष्ण थी कि वैभव तो लगभग बेहोश होने वाले थे। उन्हें चक्कर और मिचली सी आने लगी। प्रेत मानो आज अपनी सीमाओं को तोड़ कुछ अनहोनी करने को थे। सबने एक हाथ से लकड़ी को पकड़ा और दूसरे को अपनी नासिका पर लगा लिया। पास रखे कपड़े और रुमाल भी नाक में घुसेड़ दिए गए, पर दुर्गंध सहने लायक न थी। पर डॉक्टर अगस्त्या ने अपने दोस्तों की स्थिति बिगड़ता देख पवित्र भाषा का एक मंत्र पढ़ा और सड़े मांस की असहनीय दुर्गंध कुछ हद तक दूर हो गई। डॉक्टर साहब,
इसे बंद करिए, हम बहुत देर तक इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैभव ने भय से बोला। हाँ भाई, इस क्रिया को रोकिए, शायद सब नॉर्मल हो जाए, अभय ने कहा। जब तक इनके यहाँ होने का कारण नहीं पता चलेगा, हम इनसे बच नहीं पाएंगे। मैं इन्हें बुला तो सकता हूं पर ये जाएंगे अपनी मर्जी से। ये शैतानी आत्माएं हैं, अपूर्ण मृत्यु हुई है इनकी, इसीलिए ये भटक रहे हैं, डॉक्टर अगस्त्या ने कहा। इतना बोलते ही प्रेतों ने मोमबत्ती की रोशनी को धूमिल करने का प्रयास शुरू किया और अचानक से बहुत तेज हवा पूरे कॉरिडोर में बहने लगी, वो भी आवाज के साथ, जैसे हवा में रुदन था, किसी की चीख थी। और पहली ही बयार में एक मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्तियां बुझने मत देना, डॉक्टर अगस्त्या ने तेज चीख लगाई। डॉक्टर अगस्त्या जैसे शांतचित्त व्यक्ति की ऐसी चीख ने सबको झकझोर दिया। इस पर अभय, आशीष और वैभव ने अपने शरीर और एक हाथ से मोमबत्तियों को ढकना शुरू कर दिया, पर हवा और तेज हो गई। एक और मोमबत्ती बुझ गई। लोग 4 थे और मोमबत्तियां 13। कहां तक और कितनी बुझने से बचा पाते? 3 और मोमबत्तियां बुझ गई। लोग 4 थे और मोमबत्तियां 13। कहां तक और कितनी बुझने से बचा पाते? 3 और मोमबत्तियां बुझ गई। माहौल बहुत ही खराब हो चुका था कि तभी पूरे घर पर काले चमगादड़ों ने हमला कर दिया। ये चमगादड़ चारों तरफ के ऊंचे पेड़ों से आ रहे थे। एक साथ लाखों चमगादड़ टूट पड़े स्वरूप निकेतन पर। अब आशीष ने चीख लगाकर अरुणिता और शिप्रा से कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर रहने को कहा। वहां बच्चे तो डर कर बेड के नीचे छिप गए थे। तेज बहती तूफानी हवा और चमगादड़ों ने इन चारों पर हमले करने शुरू कर दिए। चमगादड़ों के आकार बिल्ली से भी बड़े रहे होंगे। उनके पैने, नखर और दांत वैभव और आशीष के चेहरे और हाथों को कुरेद रहे थे। अभय अपने सिर को कंधों के नीचे दबाए हुए थे, हाथ तो उनके भी घायल होने लगे थे। सबसे बुरी हालत डॉक्टर अगस्त्या की थी। उनकी पवित्र किताब, हाथ और चेहरे बुरी तरह आक्रमण से प्रभावित थे। चेहरे पर से खून निकल ही रहा था, पर वो अडिग थे, अपनी सिद्धि और अनुभव से आश्वस्त थे, लेकिन ऐसा उनके साथ भी कभी ना हुआ था। गिनती की 4 मोमबत्तियां बची थीं कि वैभव की आंख पर चमगादड़ का नखर आ पड़ा। वो चोटिल होकर जमीन पर धराशायी हो गए। आज कयामत आ गयल बा, वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा। अरुणिता बिलखते और रोते हुए कमरे के गेट पर आ गईं। आशीष भी लड़खड़ाने लगे। अभय थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, पर आखिर कब तक? मानव शरीर की भी तो सीमाएं हैं, और शत्रु भी जब शैतान हो तब क्या कहा जाए। और तभी आशीष गिर पड़े। शरीर जवाब दे दिया उनका। मतलब अब केवल डॉक्टर अगस्त्या और अभय शाही ही थे जो प्रेतों के कहर से लोहा ले रहे थे। यही 2 मोमबत्तियां उन्हें रोके हुए हैं। इनकी ज्वाला ही हमें सुरक्षित रखे हैं। खून से सने चेहरे के साथ डॉक्टर अगस्त्या ने कहा। पवित्र लकड़ी अब केवल अभय और डॉक्टर अगस्त्या थामे हुए थे। भाई, आप मेरे लिए किस जहनुम में आ गए हो? मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्त। अभय ने अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर अगस्त्या से भावुक होकर कहा। शायद पहली बार अभय की आंखों में आंसू थे, पर दिखते किसे? उन 2 मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में। पर डॉक्टर अगस्त्या अजब सी मुस्कान लिए केवल अभय की तरफ देख रहे थे। न जाने क्या समझ चुके थे वो, क्या हार मान चुके थे वो, कि तभी आसमान से बारिश की बौछार महसूस हुई। बिन मौसम बरसात। पर जब अभय और अगस्त्या ने एक दूसरे का चेहरा उस बुझते से प्रकाश में देखा तो पता चला ये खून की वर्षा थी। उस रक्त वर्षा ने अगले ही पल आखिरी दोनों मोमबत्तियों को ध्वस्त कर दिया। घर का संपूर्ण प्रकाश नष्ट हो गया और घर के सभी कमरे अचानक से तड़ाक की आवाज से खुल पड़े। हर फ्लोर के सभी कमरे, जिनमें बड़े बड़े ताले थे, सारे ताले अचानक से खुल गए। सबने उस घुप्प अंधेरे में केवल ताले खुलने की आवाज सुनी थी। वो पुराने दरवाजों की चरचराहट, वो चीखते दरवाजे, सब भाव शून्य थे। समझ चुके थे कि अब कोई नहीं बचेगा। हो गया आज सबका अंत। सब अपने अब तक के जीवन के सुखद पल अंतिम बार सोचने लगे। नीचे से हेतराम भी मेन गेट खोलकर भाग खड़ा हुआ। उसकी चिल्लाहट ही सुनाई दी थी आखिर में। और फिर अभय को एक साय ने धक्का देकर पीछे धकेल दिया, जिससे पवित्र लकड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आशीष और वैभव भी दूर फेंके गए।
और डॉक्टर अगस्त्या जोशी हवा में उड़ने लगे। उनकी चीख उनके उड़ते शरीर की स्थिति बता रही थी, कोई उन्हें पकड़कर उड़ा ले जा रहा था। और अगले ही पल अगस्त्या डॉक्टर की चीख छत से सुनाई पड़ी। और फिर उनकी आखिरी चीख थी। एपिसोड 19 दोस्त दूर चला गया। अभय ने अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर अगस्त्या की आखिरी आवाज़ छत से सुनी और अगस्त्या भाई, अगस्त्या भाई। अभय ने गला फाड़ चीख लगा दी। अभय की चीख में अब भय नहीं पर गुस्सा ही भयानक था। उन्हें प्रतीत हो चुका था शायद उनका प्यारा दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। अभय चिल्लाकर थोड़ा रुके ही थे कि डॉक्टर अगस्त्या की अगली आवाज़ दूर आसमान से आए, जैसे उन्हें फेंक दिया गया हो। उनकी पुकार में प्राण त्याग की ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी। वैभव तो अभी भी अपनी नुची आंख लेकर जमीन पर पड़े हुए थे। आशीष पहले फ्लो की रेलिंग के पास गिरे पड़े थे। अभय शाही तो आसमान की तरफ एकटक देख रहे थे, शायद उनके दोस्त की आवाज़ एक बार और आ जाए, पर कोई आवाज़ थी ही कहाँ। इसी बीच सबका ध्यान उस दरवाजे पर गया जिसके पीछे अरुणिता, शिप्रा और तीनों बच्चे मौजूद थे। महिलाएं तो दरवाजे को खोलकर अंधेरे में ही आहट लेकर सबकी स्थिति जानना चाह रही थीं, पर उनके पतियों की तेज फटकार उन्हें कमरे में बंद ही रहने देती थीं। अब डॉक्टर अगस्त्या के अदृश्य होने के बाद सबका ध्यान बच्चों और महिलाओं की तरफ गया, और एक आश्चर्य ने जन्म लिया कि जब स्वरूप निकेतन के ताले लगे सारे कमरे खुल चुके थे, तो ये कमरा अभी तक कैसे बंद था। आशीष और वैभव किसी तरह रेंगते हुए उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। अभय अभी भी आकाश की तरफ ही देख रहे थे। सब ठीक तो है ना? आशीष और वैभव के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि चमगादड़ों ने कमरे के दरवाजे पर चोट करना शुरू कर दिया, जैसे तोड़ ही डालेंगे। पर कोई तो शक्ति थी जो दरवाजे को खुलने नहीं दे रही थी, जैसे उनकी रक्षा कर रही हो। चमगादड़ दरवाजे से टकराकर पेड़ों की तरफ उड़ने लगे थे। रक्त वर्षा बंद हो गई, तेज चलती हवाएं रुक गईं। देर रात 2:50 हो रहे थे और अचानक से सब शांत हो गया। वैभव और आशीष घायल शरीर के साथ दरवाजे के पास पहुंचे। आशीष ने खटखटाकर दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलो, आप सब ठीक हैं ना? शिप्रा ने एक हाथ में मोबाइल फ्लैशलाइट पकड़े, दूसरे हाथ से कांपते हुए दरवाजा खोला। आशीष के छिले हुए चेहरे को देख शिप्रा फफक फफक कर रोने लगी और आशीष के गले लग गईं। आशीष के पीछे वैभव भी आ गए। एक हाथ से चोटिल आंख ढके वो कमरे के अंदर गए। उन्हें इस स्थिति में देख अरुणिता भी भावुक हो गईं और वैभव से लिपट गईं। क्या हुआ था जी बाहर? अरुणिता ने रोते हुए पूछा। मत पूछो अरु, मौत का तांडव रहल बाहर, वैभव ने कहा। अरे, सारे बच्चे कहाँ हैं? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। ये सुनकर बच्चे बेड के नीचे से निकलकर बाहर आए और वैभव और आशीष से लिपट गए। बेटा तुम सब ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? आशीष ने पूछा। कि तभी विभू ने अपनी शर्ट की आस्तीन के अंदर छिपी रुद्राक्ष की माला दिखाकर कहा। हम सबके साथ भोले बाबा थे अंकल, इसीलिए यहाँ भूत नहीं आ पाया। भूत भी डर गया था। सब उसकी रुद्राक्ष माला देखकर चौंक पड़े। ये वही माला थी जो पिछले दिन सबके लिए लाई गई थी। विभू क्योंकि उस अनजान साए की खटक से उस रात उठ गया था तो उसने अपनी माला अपनी आस्तीन में छिपा ली थी। और विश्वास मानिए, उस रुद्राक्ष की शक्ति ने प्रेत को भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया था। सबके पूछने पर विभू ने रुद्राक्ष की बात सबको बता दी। वैभव ने रुद्राक्ष की शक्ति को समझते हुए विभू को अपनी गोद में उठाया और कमरे से कॉरिडोर की तरफ जाने लगे, और जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। कॉरिडोर में जाते ही घर के सारे खुले कमरे बंद होने लगे, जैसे बुरे साए छिप रहे हों, भाग रहे हों उस रुद्राक्ष से, भोले बाबा के प्रकोप से। अगले ही पल पूरे घर की बिजली आ गई, पूरा घर रोशन हो गया। रक्त वर्षा, चमगादड़ों के आक्रमण रुक गए। लेकिन कॉरिडोर की हालत देखने लायक थी। फर्श सूखे पत्तों, धूल और खून से सना पड़ा था। दीवारें शैतानों के तांडव का साक्ष्य दे रही थीं। तीनों मर्द घायल पड़े थे। अभय तो मानसिक रूप से भी घायल थे। आशीष और वैभव बाहर निकले तो अभय को देख वो और भी व्यथित हो गए। अभय की आंखों के आंसू गुस्से से भाप बन रहे थे। वो प्यारा दोस्त चला गया था जो मुसीबत में साथ देता था।
वो प्यारा दोस्त चला गया था। जब सभी साथ छोड़ देते थे तब हाथ देता था। अभय कॉरिडोर की जमीन पर बेसुध बैठे हुए आसमान की जानिब देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक ही पुकार मयस्सर हो जाए अपने दोस्त की, पर ऐसा नहीं हुआ। आशीष और वैभव ने अभय के कंधे पर हाथ रखा और उठने के लिए कहा, पर अभय एक सदमे में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो चुका है। सब बाहर आ गए और डॉक्टर अगस्त्या को पूछना शुरू कर दिए। आखिर वही तो थे उन सबकी आखिरी उम्मीद, पर वो तो क्या, उनकी परछाई भी वहां नहीं थी। आशीष और वैभव ने किसी तरह अभय को वहां से उठाया और कमरे की तरफ ले जाने लगे। अभय की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर अगस्त्या एक मैरिड व्यक्ति थे, जिनकी एक 5 साल की बच्ची थी। क्या होगा अंजना भाभी का? क्या होगा पिहू बिटिया का? क्या जवाब दूंगा उनके परिवार को? ये सवाल अभय के मन मस्तिष्क को छलनी कर रहे थे। उस निर्जीवता के बीच शिप्रा ने कहा, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। सुबह होते ही इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। ये घर नहीं है, भूत बंगला है, अरुणिता ने भी कहा। ठीक बोली अरु, यहाँ शैतान का बास बा, वैभव ने कहा। सबने स्वरूप निकेतन सुबह तक छोड़ने की ठान ही ली थी कि अभय ने ऊंचे स्वर में बोला, मैं अपने दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। आप सब जाए, आऊंगा तो अपने दोस्त के साथ या तो कभी नहीं लौटूंगा। एपिसोड 20, पुराने घाव ताज़ा हो गए। मैं अपने दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। आप सब जाए, आऊंगा तो अपने दोस्त के साथ या तो कभी नहीं लौटूंगा। अभय के इस वाक्य में प्रतिशोध और किसी अपने को खोने का दुख साफ देखा जा सकता था। आशीष भी सामने ही खड़े होकर अभय को देख और सुन रहे थे। उनके मन में क्या भाव रहे होंगे वो समझने लायक थे। उनके लिए ही अभय इतनी दूर से यहाँ आए थे और अपनी फिक्र किए बिना अभय ने ही यहाँ आशीष के साथ रहने का फैसला लिया था। तो वास्तव में आशीष का भी उत्तरदायित्व था अभय की दोस्ती की तरफ। आशीष यही सोच रहे थे, अभय का योगदान शायद कभी चुकाए न चुकता। तो हुआ भी यही। मैं भी नहीं जाऊंगा अपने दोस्त के बिना, आशीष ने भी अभय के सामने बोल दिया। अगर अभय भाई चलेंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं भी उनके साथ रहूंगा। उन्होंने मेरा साथ दिया, पर अब मेरी बारी है, आशीष ने कहा। आशीष की इन बातों को सुन अभय की आंखें भर आईं। अब मेरे पति परमेश्वर नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? जहां वो रहेंगे मैं भी वही रहूंगी। बात खत्म, शिप्रा ने आशीष के पास जाकर स्नेह से कहा। अभी आशीष और शिप्रा ने अपने वाक्य बोले ही थे कि हमारे भोजपुरिया भैया भी बोल पड़े। अब अभय भैया, आप हमारे आशीष भाई जी के साथ ही हो और आशीष भाई के हम भी नहीं जाएंगे, ना ही हमारी घरवाली अरु, है कि नहीं? वैभव ने अपने लहजे में कहा। आशीष, वैभव और अभय ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उन्होंने अपनी एकता से डॉक्टर अगस्त्या को वापस ढूंढ लाने का निर्णय लिया। पूरी रात बीत गई तांडव देखते हुए। सबके सामने ही सूर्योदय हुआ। आंखों की जलन असहनीय थी तो आशीष और वैभव ने बैंक से छुट्टी लेने की प्लानिंग कर ली और डॉक्टर अगस्त्या गए कहाँ, इसकी पड़ताल करने की ठान ली। सबने डॉक्टर अगस्त्या की आखिरी आवाज छत से सुनी थी तो बच्चों को महिलाओं के पास छोड़कर तीनों छत की तरफ दौड़ पड़े। वो तीनों छत की 3 दिशाओं में ढूंढने लगे। किसी को कुछ नहीं मिला। डॉक्टर अगस्त्या का कोई भी सबूत वहां नहीं था कि तभी, अरे ये देखिए, वैभव ने जमीन की तरफ इशारा करके सबको बुलाया। सबने देखा तो डॉक्टर वैभव की अभिमंत्रित लकड़ी वहां जमीन पर टूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने पांव मारकर तोड़ी हो। अभय ने लकड़ी उठा ली और आगे ढूंढने लगे, पर आगे उन्हें कुछ न मिला। वो वापस लौट रहे थे कि अभय ने मोहल्ले में प्रवेश करती ढेर सारी गाड़ियों के जखीरे को देखा। ये पुलिस की गाड़ियां थीं, वो भी सायरन वाली, जैसे किसी युद्ध में आई हुई हों। उसमें से एक नीली बत्ती की इनोवा क्रिस्टा सबसे आगे आ रही थी। देखते ही देखते वो सारी गाड़ियां स्वरूप निकेतन के गेट पर खड़ी हो गईं। तीनों नीचे की तरफ उतरे। अब ये क्या हुआ भाई, पुलिस यहाँ क्यों आए है? डेड बॉडी तो नहीं मिली डॉक्टर अगस्त्या की? ये सारे सवाल उनके मन में घूम रहे थे। शिप्रा और अरुणिता बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर आ गई थी कि तभी नीली बत्ती की इनोवा से एक दमदार पर्सनैलिटी वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी उतरे और मानो शेर जैसे दहाड़ पड़े। गुड़िया, ओ गुड़िया,
ये थे शिप्रा के पिताजी आईपीएस अम्बरीश गोयल, जो शिप्रा और आशीष की शादी से ही दोनों से संबंध तोड़ चुके थे। उनकी तो शर्त ही यही थी कि यदि वो शादी करेंगे तो नवविवाहित को घर छोड़ना पड़ेगा। शादी के 10 साल हो चुके थे पर उन्होंने कभी अपनी बिटिया और दामाद का घर नहीं देखा था, पर आज ये यहाँ कैसे, और इन्हें पता भी कैसे चला कि ये परिवार यहाँ रह रहा है? शिप्रा अपने पिता की आवाज सुनकर भावुक हो गईं और नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। आंसू पोंछते हुए उसने मेन गेट खोला और पैर छूकर अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। और पिता तो पिता होता है, भले ही वो पूरे इलाके की पुलिस फोर्स का कप्तान ही क्यों न हो। गोयल साहब भी रो पड़े। तुम ठीक हो गुड़िया? कितने लोग थे? मुझे बताओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एसएसपी गोयल ने गले लगाए शिप्रा से पूछा। आशीष अपनी शादी के समय आई सभी समस्याओं का जिम्मेवार शिप्रा के पिता और फूफा को ही मानते थे, और उनका मानना काफी हद तक सही भी था, जिस कारण वो भी उनसे कभी नहीं मिलना चाहते थे। पर आज जैसे ही आशीष नीचे आए तो नज़ारा देख उनका भी सिर घूम गया। वो इंसान जिसने कभी भी अपनी बिटिया की सुध नहीं ली, शौर्य का जन्म हुआ, अवनी पैदा हुई, सालगिरह हुई, जन्मदिन हुए, पर वो कभी नहीं आए। पर आज वो अपनी बिटिया को गले लगाए रो रहे थे। उनके कंधे के सितारे देख आशीष को पता चल चुका था कि अब उनके ससुर जीएसएसपी हो चुके हैं। शिप्रा की शादी के समय वो एएसपी गोरखपुर थे। मोहल्ले की पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से पटी पड़ी थी। कौन कौन का सायरन पूरे इलाके में कौंध रहा था। वैभव, अरुणिता, अभय और बच्चे तो सीढ़ी पर खड़े खड़े इस मिलाप को देख रहे थे और सोच रहे थे कि पुलिस की पूरी फौज यहाँ क्यों आई है। बड़ा अजीब सा माहौल बन गया था। आशीष तो धर्म संकट में थे। लगभग 8 फुट की दूरी से शिप्रा और गोयल साहब को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि करूं क्या, सब भूल जाऊं या वापस ऊपर लौट जाऊं। ऐसे सवालों के बुलबुले बन ही रहे थे कि वो महामानव की पर्सनैलिटी वाले गोयल साहब अपनी मोटी मोटी मूछें लेकर खुद आशीष की तरफ बढ़े। आशीष कौशिक एक 6 फुट के अच्छे खासे लंबे व्यक्ति थे, पर अपने ससुर जी के सामने वो एक 4 फुट के बुटकू बालक प्रतीत होते थे। गोयल साहब थे भी 6 फीट 4 इंचेस के महाकाय प्राणी। अपने ससुर जी को आगे बढ़ता देख आशीष थोड़े असहज हो गए। उनकी आंखों में देखे भी कैसे, पुरानी बातें और विवाद जो याद आ जा रहे थे। आशीष 2 कदम पीछे हो गए, पर एसएसपी गोयल उस दिन दूसरे मूड में आए थे। उन्होंने आगे लपक के आशीष को जीवन में पहली बार गले लगा लिया और आशीष को अपनी भारी भुजाओं में समेट लिया। आपने बहुत झेला है बाबू, पर मेरी गुड़िया का हमेशा ख्याल रखा है। आप सभी सुरक्षित हैं ना? मुझे माफ करिएगा, पर अब सब ठीक हो जाएगा, एसएसपी गोयल ने गरजती हुई आवाज में। आशीष कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बस गले लगे हुए जी जी बोल रहे थे। बड़ी हिम्मत करके भी आशीष आगे कुछ पूछ नहीं पाए, पर शिप्रा पूछ पड़ी। पापा, आपको कैसे पता चला कि हम लोग अब इटावा आ चुके हैं? इस पर एसएसपी गोयल ने गंभीर होकर कहा, अरे बेटा, मुझे कल रात ही एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने बताया कि आप सब पर डकैतों ने हमला कर दिया है। मैं अब लखनऊ ही पोस्टेड हूं तो रात में ही निकल लिया। एड्रेस भी उसी ने बताया, नौरंगाबाद कोठी का। आप सबको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाए? तो बताओ गुड़िया, कौन लोग थे? ये सवाल सुनकर आशीष और शिप्रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब शिप्रा के पापा को किसने यहाँ बुलाया है और क्यों? क्या फिर कोई अनहोनी होने को है? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल पे बने रहे।